हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, न्यू बुक जो है आप लोग का साइंस का क्यूरोसिटी, उसका चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं चैनल के लिस्ट में डाल दूँगी। चैनल का नाम है, आपका प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 6 साइंस, ठीक है। वहाँ जाके आप लोग इसका पार्ट 1 देख लेना। तो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर से। तो वाटर क्या होता है? वाटर इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। In the solid state, it exists as ice. On heating, the ice melts and gets converted into its liquid state. वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग अपना डेली लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं। इन सॉलिड स्टेट में आइस वाटर जो है ना वो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। आइस के फॉर्म में ये सॉलिड ठोस हो जाता है और फिर जब हम लोग आइस को गर्म करते हैं तो आइस क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लिक्विड में। ऑन फर्दर हीटिंग, अगर हम लोग इसको ज़्यादा हीट करें तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है अगेन। और जो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ था ना, वाटर कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस स्टेट में, भाप बन जाता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो जैसे कि आप जान गए कि अलग अलग स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं। क्या हो गया? आइस, वाटर और वाटर वेपर, है ना। तो इन सब के अलग अलग तो प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं ना। इन सब का प्रॉपर्टीज़ भले ही वो सारे एक ही सेम सब्सटेंस से बने हैं, मगर उनका जब अलग अलग स्टेट हो जाता है ना तो उनका प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाते हैं, मतलब उनका नेचर भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे कि उसका नेचर कैसे अलग अलग होता है। देखो क्या करने बोला है। पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफ़र इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। आपको एक क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना, उसमें आइस क्यूब लेना है, फिर उसको दूसरे कंटेनर में आपको रख देना है। मतलब एक कंटेनर में आपको आइस क्यूब लेना है, फिर उस आइस क्यूब को आपको दूसरे कंटेनर में डाल देना है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब? आपको आइस क्यूब में कौन सा चेंजेस आप नोटिस करोगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.3 में आपको इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट क्या बोला है? pour वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर ऑफ अ डिफरेंट शेप। आप मान लो ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, फिर उस पानी को आप किसी प्लेट में डाल दो, ठीक है। अलग अलग शेप के कंटेनर में आपको पानी को डालना है, सेम पानी को। ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू द आइस क्यूब एंड मेक अ रिकॉर्ड। आपको वाटर का बिहेवियर नोटिस करना है एज कम्पेयर टू आइस क्यूब से कंपेयर करते हुए फिर उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर? क्या आपने नोटिस किया कैसे पानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ़्लो कर लेता है? मगर जब आपने आइस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला था तो क्या आइस फ्लोट किया था? वो तो नहीं करता है ना। व्हाट हैपन्स टू इट शेप? और पानी के शेप को क्या हो जाता है दूसरे कंटेनर में जाके? तो पानी क्या करता है, दूसरे कंटेनर में जाने से पानी दूसरे कंटेनर, वो जिस पानी को आप जैसे भी कंटेनर में रखोगे वो उसका वैसा ही शेप ले लेता है ना। फिर नेक्स्ट क्या करने बोला है, देखो। pour वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस। आपको पानी को क्लीन सरफेस में डालना है एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड, और देखना है कि वो किस तरह से स्प्रेड करता है ना। अगर पानी को मान लो हम लोग फ्लोर पे डाल देंगे तो क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा पानी। व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड? और अब देखो वाटर जब और भी ज़्यादा हम लोग जब पानी को गर्म करते हैं तो वेपर में बदल जाता है। फिर ये वाटर वेपर जो होता है ना वो किस तरह से स्प्रेड करता है उसको अभी आपको रिकॉर्ड करना है। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर। इसको आपको कंपेयर करना है वाटर के स्प्रेड करने से। देखो वाटर को जब आप स्प्रेड करोगे, मान लो फ्लोर पे आप डाल दोगे वाटर को तो फ्लोर पे ही स्प्रेड होगा, मगर वाटर वेपर जो होता है ना वो एंटायर एयर में हर जगह स्प्रेड हो जाता है ना। ऐसा नहीं वो एक ही जगह पे जाके स्प्रेड होता है। तो सबका नेचर अलग अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे टेबल दिया गया ना आप लोग को 8.3, इसमें आपको इन सब के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अच्छे से डालनी है। देखो शेप की तरह से देखा जाए तो आइस का शेप कैसा होता है? वो फिक्स्ड शेप होता है ना। वाटर का तो शेप कैसा होगा? वो जैसा भी कंटेनर में आप डालोगे उसका वैसा शेप हो जाएगा, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। और वाटर वेपर का तो नो फिक्स्ड शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है। एबिलिटी टू फ्लो देखा जाए तो आइस तो फ्लो नहीं करता है ना, आपने देखा होगा। फिर वाटर तो फ्लो करता है, कैन फ्लो, और वाटर वेपर कैन फ्लो फ्रीली, ये तो पूरा हवा में इधर उधर सब जगह फ्लो कर सकता है ना। और एबिलिटी टू स्प्रेड, आइस तो स्प्रेड नहीं होता है।
कैन स्प्रेड इन एनी कंटेनर, किसी भी कंटेनर में वाटर जो है ना स्प्रेड कर देगा, हो जाता है। और वाटर वेपर क्या होता है, वो अवेलेबल स्पेस, आप बॉटल में अगर डालोगे वेपर तो पूरा बॉटल को कवर करेगा, है ना। अगर आप यूं ही आप अगर हवा में रहेगा ना तो पूरा हवा में वाटर वेपर स्प्रेड हो जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है स्प्रेड होने का, वो कहीं भी स्प्रेड हो जाता है वाटर वेपर। तो इस तरह से इन सब के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो एक्टिविटी 8.5 के हिसाब से, 8.3 के हिसाब से, टेबल 8.3 के हिसाब से आपने क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस किए। देखो, आइस जो होता है ना सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब ठोस होता है, मतलब रिटेन्स इट्स शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड, व्हाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। जो आइस जो होता है ना, अगर हम लोग एक कंटेनर से उसको दूसरे कंटेनर में डालें तो उसका अपना जो शेप होता है ना वो रहता ही है, ऐसा नहीं ऐसे चेंज हो जाता है वाटर की तरह। वाटर को हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और आइस जो होता है ना वो फ्लो भी नहीं करता है और स्प्रेड भी नहीं करता है ना। फिर देखो, वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ये फ्लो करता है और अपना शेप भी चेंज करता है। वाटर डज नॉट हैव, वाटर का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उसको आप जैसे भी बर्तन में डालोगे उसका वैसा शेप हो जाएगा। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन्स द कांस्टेंट। मगर ऐसा नहीं है कि आप अलग बर्तन में डाल दोगे तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, सेम वेट का ही रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो जाता है। डज वाटर ऑल्सो पॉजेसेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, क्या वाटर के पास स्प्रेड होने का प्रॉपर्टी होता है? येस, वाटर तो स्प्रेड होता है ना। वाटर ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टीज टू स्प्रेड व्हाइल कीपिंग इन द वॉल्यूम कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पानी कम या ज़्यादा हो जाएगा, बट वो स्प्रेड हो जाएगा, जैसा भी जगह में आप डालोगे वो उस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वाटर वेपर, जो भाप होता है ना, गैसियस स्टेट, exhibits the property of spreading out in a entire available space, ये पूरा जैसे कि हवा में जितना भी स्पेस रहेगा ना वहाँ पे वो फिल हो जाएगा। गैसेस डू नॉट, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर दो इट इज़ इनविजिबल टू अस, वाटर वेपर जो होता है ना, जो भाप होता है ना, वो रूम टेम्परेचर में भी होता है, घर में भी होता है यहाँ तक कि, मगर ये इनविजिबल होता है, हम उन्हें देख नहीं पाते। इट इज़ प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस, आसपास जो हवा है ना उसमें प्रेजेंट होता है। द वाटर दैट इवापोरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स और मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। मान लो जब घर में पोछा लगाते हैं, जो पानी फ्लोर पे रहता है ना वो भी तो भाप बन के ऊपर जाता है। मान लो हम लोग कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं तो कपड़ा में से तो जो वाटर होता है ना वो भाप बन के ऊपर जाते रहते हैं, मगर वो हमें दिखता नहीं है ना। तो ये सारे इस तरह से ही जो पानी होता है ना वो सारे एयर में कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर वेपर का, इन सब से ही मतलब वाटर जो है ना ये वेपर में जाता है, नदियों से जाते हैं, है ना, इस तरह से। देखो, यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सम अदर substances also exhibit these states, for example wax, oil and ghee। तो आपने वाटर के अलग अलग फॉर्म्स तो जान लिए, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है ना। तो कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि वैक्स, इनको भी जब हम लोग ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो ये भी लिक्विड हो जाता है। ठीक है, लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, आपके आसपास देखो और कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के एग्जांपल बताओ, जैसे कि पत्थर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे सॉलिड्स है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सम लिक्विड्स के एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में दिए हैं मिल्क और ऑयल, दूध और जो तेल होता है, ये सारे लिक्विड्स में आते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हो, जूस हो गया, लेमनेड, लस्सी, मिल्क शेक, ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? आपने क्या अभी कभी नोटिस किया है, जब आपकी मम्मियाँ कुछ किचन में खाना बना रही होती है तो उसका स्मेल जो होता है ना, आप अगर दूसरे रूम में भी रहते हो, किचन में नहीं रहते हो, तो भी आपका स्मेल से आप पहचान जाते हो कि क्या बन रहा है ना। तो आपको कैसे पता चल जाता है? इट इज़ द बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड रीचेस आवर नॉस्ट्रल्स इवन इफ़ वी आर नॉट इन द किचन। ये ऐसे होता है कि जो भी खाना पक रहा होता है उसका जो स्मेल है ना वो हवा में मिक्स होकर हमारे नॉस्ट्रल्स तक आते हैं और हमें पता चल जाता है स्मेल से कि क्या पक रहा है, अगर हम लोग किचन में ना हो तो भी।
तो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ गैसेस यू कैन थिंक ऑफ? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो अलग एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हो? बहुत सारे गैसेस के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन दे सकते हो आप, मीथेन, आर्गन, ये सारे हवा में पाए जाते हैं। ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ आपका गैसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8.4, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? हम लोग मैटर के जो स्टेट्स होते हैं ना, उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये होता है कि हम लोग आइस को कैसे हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करें, फिर लिक्विड से हम लोग कैसे आइस में कन्वर्ट करें, इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखो, सो फार वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। हमने अब तक सीखा कि वाटर जो है ना, वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस स्टेट्स में, सब में पाए जाते हैं। हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या हम लोग इसका स्टेट ऑफ मैटर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? मान लो आइस के फॉर्म में है तो उसको वाटर में कैसे कन्वर्ट करें, मान लो वाटर के फॉर्म में है तो उसको वेपर के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करें। ठीक है, देखो, हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट वाटर? हम लोग जल्दी से आइस को लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इफ़ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। अगर हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है और फिर अगेन वाटर को वाटर वेपर में, तो हमें इसे कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करना पड़ेगा। क्या? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, व्हाट शुड बी डन? मान लो वाटर को आइस में फिर अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे? तो उल्टा हो गया है ना। आइस से वाटर तो हम लोग हीट करेंगे, तो फिर वाटर से आइस हम क्या करेंगे? इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट सच एज फ्रीज़र। और इसको कैसे कर सकते हैं? मान लो हम लोग पानी को ठंडे जगह में रख दें, कहाँ रखेंगे? फ्रीज़र में रख देंगे, तो इससे वो ये हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर फ्रीजेज एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर जो है ना, फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र, फिर से अगर हम लोग आइस फ्रीज़र से बाहर निकाल दें, ये फिर से गल के क्या हो जाएगा? फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड्स वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? क्या आप कोई दूसरा एग्जाम्पल सोच सकते हो जो कि चेंज हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में? ये होता है जैसे कि बटर हो गया आपका, है ना। बटर ठंडी के समय में क्या होता है, वो फ्रीज हुआ रहता है, पूरा सॉलिड फॉर्म में हुआ रहता है, और गर्मी में वो गल जाता है ना। घी भी वैसा ही है, वैक्स भी है ना। देखो, अ कैंडल विच इज़ मेड ऑफ वैक्स इज़ वन सच एग्जाम्पल। कैंडल भी वैसा ही है। कैंडल को जब हम लोग गर्म करते हैं वो पिघल जाता है, फिर उसको जब हम लोग ठंडा करते हैं तो फिर से वो वैक्स में चेंज हो जाता है ना। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? कैंडल वैक्स को कैसे लिक्विड स्टेट में करें? हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स इनटू बैक सॉलिड स्टेट? फिर लिक्विड वैक्स को फिर से हम लोग सॉलिड स्टेट में कैसे चेंज करें? वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू सॉलिड। हम लोग लिक्विड वैक्स को ठंडा करना होगा फिर से उसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए। व्हाट आर द अदर लिक्विड्स यू हैव सीन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड? आपने दूसरे लिक्विड्स क्या देखे हैं जो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग विंटर सीजन? आप लोगों ने देखा होगा नारियल का जो तेल होता है ना, हम लोग बाल में लगाते हैं, है ना, वो ठंडी के मौसम में क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना, जम जाता है। हेंस वी कैन सी डैट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग। इससे हमें क्या पता चला? वाटर जो है ना, और या फिर और दूसरे सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर अगर हम लोग हीट करें या फिर कोल्ड करें, है ना, कूल करें, तो उसका प्रॉपर्टीज, उसका फॉर्म चेंज होता है ना, उसका स्टेट चेंज होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन जो लिक्विड से फिर से सॉलिड बन जाता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, है ना। ये तो इजी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर थ्रू एक्टिविटी 8.6। हम लोग ये जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ वाटर है ना, उसके बीच में क्या कनेक्शन है, हम लोग 8.6 से समझेंगे। उससे पहले आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ था। देखो, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG नाम का एक मशीन होता है जो क्या कलेक्ट करता है फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। मान लो कोई मशीन है, मतलब ये वो हमें पता है कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होता है ना, उसको वो
कंडेंसेशन के फॉर्म में उसको कलेक्ट कर लेता है ना, उसको ड्रिंकेबल वाटर में बदल देता है। दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ये बहुत ऑब्वियसली ये मशीन ठंडा रहता होगा, जिसके कारण इस मशीन, मान लो ये सपोज ये मशीन है, इसके आसपास के जो ये है ना ठंडा रहता होगा, तो यहाँ पे जो एयर्स में जो वाटर है वो इसके कांटेक्ट में आके यहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते होंगे, और इन ड्रॉपलेट्स को ही ये मशीन जो है ना कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और ये इसको ड्रिंकेबल पानी, पीने लायक पानी में चेंज कर देता है। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फिल्ड विद द आइस कोल्ड वाटर। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना आइस कोल्ड वाटर लेके ग्लास में, सेम उसके जैसा ही ये उसी प्रिंसिपल पे ये जो मशीन है ना काम करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना है, मशीन का फुल फॉर्म ये सब देख लेना, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे एक्टिविटी 8.6, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। तो देखो इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स से इसको आपको फिल करना है ना। तो देखो यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ था और यहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को मेल्ट होना पड़ेगा ना। अगर मैं सॉलिड को मेल्ट कर दूँ, यहाँ पे मेल्ट लिखा हुआ था पहले से, अगर मैं सॉलिड को मेल्ट करूँ तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। फिर से अगर लिक्विड को और भी ज़्यादा गर्म किया जाए, है ना, तो वो क्या होगा, इवापोरेट होके गैस फॉर्म में आ जाएगा, है कि नहीं। मान लो वाटर वेपर है, अगर मैं ठंडा करूँ, कंडेंसेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने का अगर मैं इसे और भी ज़्यादा ठंडा करूँ तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे इस तरह से आपको पुट करना है, ठीक है। ये इसको एरो मार्क को ध्यान में देते हुए आपको करना है। सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड हो गया, और भी ज़्यादा गर्म होकर ये गैस हो गया, गैस से कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में आ गया, फिर से लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में आ गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 8.5, हाउ कैन वाटर बी इवापोरेटेड फास्टर और स्लोअर। तो वाटर को हम लोग जल्दी या फिर स्लो कैसे इवापोरेट कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्नड अबाउट इवापोरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। लेट अस एक्सप्लोर इट मोर। तो यहाँ पे हम लोग इवापोरेशन के बारे में और भी ज़्यादा कुछ सीखेंगे। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट्स। आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो और ये पता लगाने का कोशिश करो किन कंडीशंस में जो पानी होता है ना वो इवापोरेट होता है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द इवापोरेशन ऑन अ कोल्ड डे वर्सेस अ हॉट डे। आपको क्या डिफरेंस नज़र में आता है कोल्ड डे का इवापोरेशन में या हॉट डे का इवापोरेशन में। देखो कोल्ड डे का इवापोरेशन में बहुत स्लोली होता है इवापोरेशन, और गर्मियों के मौसम में बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि धूप के कारण, है ना, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होने से जल्दी इवापोरेट होगा। इवापोरेशन के लिए गर्मी चाहिए थोड़ा ना थोड़ा, और नहीं भी होने से होता है मगर बहुत स्लो होता है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशन। तो फैन, ड्राइंग क्लोथ, स्वेटिंग, विंडी डे, इन सब वर्ड्स को लेके आपको डिस्कस करना है, ठीक है। फ़ैन से भी देखो, फ़ैन जब हम लोग ऑन कर देते हैं तो मान लो फ्लोर पे पानी मॉप किया था, घर में पोछा लगाया था, वो पानी भी इवापोरेट हो जाएगा। जब हम लोग कपड़े सुखाते तो भी पानी इवापोरेट होता है। हमारा स्वेटिंग जो हम पसीना आता है ना वो भी इवापोरेट हो जाता है। विंडी डे में भी इवापोरेशन ज़्यादा जल्दी होता है ना, जब हवा तेज़ होता है तो भी ज़्यादा जल्दी होता है, गर्मी में भी होता है। बारिश के मौसम में इवापोरेशन थोड़ा कम जाता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस से होता है, ठीक है। Let us perform activity 8.7 to investigate conditions that will affect how fast water will evaporate। अब हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाटर जो है ना किस तरह कितना जल्दी इवेपोरेट होता है, किस कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वाटर कितना जल्दी इवेपोरेट करे, ठीक है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। देखो, टेक वाटर इन अ स्मॉल कैप ऑफ अ बॉटल, यू मे यूज़ सैनिटाइज़र इन प्लेस ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एक छोटे से बॉटल के कैप में आपको पानी लेना है और पानी के जगह में आप लोग सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपको कहाँ लेना है, प्लेट में लेना है। द एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। तो देखो बच्चों, जैसे कि आप लोग ये मान लो बॉटल कैप है, इसमें मैंने पानी लिया ऐसे पूरा भर के, ठीक है, और एक दूसरा प्लेट में लिया, एक ये स्टील का मान लो प्लेट है, तो यहाँ पे मैंने पानी लिया, तो ये जो अमाउंट ऑफ, दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ पानी ही लेना है आपको, ठीक है। इसमें जितना पानी होगा इस प्लेट में भी उतना ही पानी लेना है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी लेना है। तो इसका जो एक्सपोजर पार्ट है
वाटर का ये बहुत कम है, मगर यहाँ पे पानी पूरा फैला हुआ है, इसका एक्सपोजर सरफेस एरिया ऑफ वाटर जो है ना वो ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा वाटर का, उतना ही जल्दी वाटर वेपर, ये वाटर जो है ना वेपर होके उड़ जाएगा, फिर उसका नीचे वाला पानी एवेपोरेट होगा। यहाँ पे बहुत बार इसके ऊपर का पानी वेपर बनने के बाद में इसके नीचे लेयर का होगा, फिर इसके नीचे लेयर का, ऐसा होते होते इसलिए कैप का बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो कीप बोथ ऑफ द नियर ईच अदर, दोनों वाटर बॉटल कैप को और वो जो स्टील प्लेट था दोनों को आपको आसपास रखना है। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट इन ईच केस इन टेबल 8.4। आपको रिकॉर्ड करना है दोनों केस में कितना समय लगा दोनों का पानी को इवेपोरेट करने के लिए, इसमें 8.4 में। ठीक है, इसमें आपको पुट करना है। यहाँ पे आप लोग ऐसे इस तरह से लिख लेना। देखो आगे देखते हैं, तो बच्चे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं देख लेते हैं पहले। देखो, व्हाट कंडीशंस डिड वी कीप द सेम, हम लोगों ने इस एक्टिविटी करते वक्त कौन सा कंडीशंस जो था ना हमने सेम रखा। कौन सा कंडीशन सेम रखा था? अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर, हमने दोनों ही कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखे थे और सेम एनवायरमेंटल कंडीशन था। ऐसा नहीं था कि बोतल को हमने गर्म जगह पे रखा और उस प्लेट को हमने बाहर धूप में रख दिया। दोनों का मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन सेम था। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में हमने चेंज क्या किए थे? एक्सपोजर एरिया ऑफ वाटर चेंज किया था। बॉटल कैप का जो एक्सपोजर एरिया ऑफ वाटर था ना वो कम था, क्योंकि उसका जो मुंह जो होता है बॉटल का छोटा होता है और प्लेट का जो माउथ होता है बड़ा होता है, जिसके कारण वाटर का एक्सपोजर एरिया ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट और क्या देखा, व्हाट डू वी मेजर, हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? तो हम लोग मेजर कर रहे हैं, वी मेजर द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन इन ईच केस बॉटल कैप एंड द प्लेट, हमने मेजर किया कितना समय लगा पानी को इवेपोरेट होने में बॉटल कैप से भी और प्लेट से भी। ठीक है, तो हमने जो लिखा, देखो कितना समय लगा हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बॉटल कैप को पूरा इवेपोरेट होने में 10 घंटे लगे और जो प्लेट है ना उसको इवेपोरेट करने में 30 मिनट्स लगे। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, आपका क्या कंक्लूजन आया इस इन्वेस्टिगेशन से? तो इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज़ लार्जर, देयरफॉर इवेपोरेशन इज़ फास्टर। तो जब हम वाटर को प्लेट में पूरा स्प्रेड कर देते हैं तो इसका एरिया जो था ना वो हवा के साथ कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा था, तो इसके कारण इवेपोरेशन बहुत फास्ट हुआ। इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर एक्सपोजर एरिया ज़्यादा हो किसी भी सब्सटेंस का तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ मिल्क इज़ टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द अबव एक्टिविटी, अगर क्या होगा अगर हम लोग ये जो एक्टिविटी किया पानी लेके बॉटल कैप में डाल के और प्लेट में डाल के, अगर उसकी जगह हम मिल्क लेंगे तो क्या होगा? मिल्क विल ऑल्सो इवेपोरेट, मिल्क भी इवेपोरेट होगा, बट सम रेसिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मगर उसमें कुछ सब्सटेंसेस रुक रह जाएंगे, क्योंकि उसमें मिल्क में ओनली पानी थोड़ी ना होता है, उसमें अदर कंपोनेंट्स भी मिक्स होते हैं। जो अदर कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं ना पानी में, वो बस वहाँ पे रह जाएगा, बाकी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ अदर कंडीशंस भी होते हैं जिसके कारण पानी जो है ना पानी का इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। आगे देख लेते हैं, देखो, डिज़ाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 to find out what are the other conditions which can affect how fast water will evaporate, और एक एक्टिविटी करेंगे यही फाइंड आउट करने के लिए कि किस कंडीशंस में वाटर और भी जल्दी इवेपोरेट होता है। व्हाट वुड यू चेंज, और हम लोग इसमें क्या चेंजेस लाएंगे इस बार इस एक्टिविटी में? व्हाट वुड यू कीप द सेम, हम लोग क्या सेम रखेंगे? परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 एंड रिकॉर्ड द डाटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस, और इसका जो भी डाटा होगा 8.5 में आपको लिखना है और आपके ऑब्जर्वेशंस को आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, देखो कंडीशंस दैट इज केप्ट द सेम, कंडीशंस जो हमने सेम रखा क्या था? क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने सेम रखा। ठीक है, जितना पानी हम लोग कैप में रखेंगे उतना ही हम प्लेट में रखेंगे, सेम करेंगे। फिर उसको हम लोग अलग अलग कंडीशंस बना लेंगे। तो एक बार बॉटल कैप और उस प्लेट को सनलाइट में रख के देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फास्टर इवेपोरेशन होगा धूप में। एक छाँव में रख के देखेंगे शेडेड एरिया में तो स्लो इवेपोरेशन होगा। बारिश के मौसम में भी स्लो इवेपोरेशन होगा। बारिश के मौसम में अगर आप प्लेट में कहीं पानी रख के बाहर रख दोगे ना, बाहर नहीं ऐसे रूम में भी रख देते हो, बारिश हो रहा है मान लो बाहर, तो भी स्लो इवेपोरेशन होगा। और हवा के समय में विंडी डे में क्या होता है, बहुत फास्ट इवेपोरेशन होता है।
देखो, other than the conditions you have explored to find how water can be made to evaporate faster or slower, you can also conduct activity 8.8 to explore it further. तो इससे हमें तो थोड़ा बहुत समझ में आइडिया लग गया कि कैसा सीजन्स में फास्ट होता है, कैसा में नहीं होता है। तो 8.8 एक्टिविटी करने से इसके बारे में हमें और भी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि और किस कंडीशंस में इवेपोरेशन फास्टर या स्लोअर होता है। ठीक है, देखो एक्टिविटी 8.8, हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल कैप्स लेंगे, हाँ, तो दो बॉटल्स के सेम कैप्स लेंगे, देख, ठीक है। पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कैप, और दोनों कैप में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे। प्लेस वन कैप इन सनलाइट, आपको एक कैप को सनलाइट धूप में रखना है और दूसरे को शेड में रखना है, छाँव में रखना है। फिर हमें ऑब्जर्व करना है दोनों कैप्स को। आफ्टर 15 मिनट्स हमको जा के देखना है, वहाँ पर रिकॉर्ड करना है टाइम कि कितना समय लगा पूरा वाटर को कम्प्लीटली इवापोरेट होने के लिए। आपको डाटा को रिकॉर्ड करना है, लिख के रखना है। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ विंडी और अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। आप लोग इस एक्टिविटी को विंडी डे में भी, जब बहुत हवा बह रही हो उस दिन भी कर सकते हो, या फिर रेनी डे पे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो, What conclusions can you draw from activity 8.8 and other similar experiences? ऐसा एक्टिविटी करने से आप क्या conclusions आप ड्रॉ, मतलब आपको क्या conclusions मिलेंगे, क्या results मिलेंगे। देखो, water evaporates faster from the cap kept in sunlight compared to the cap kept in shade. water जो होता है ना, वो जो कैप जो सनलाइट में रखा हुआ था उसमें से जल्दी इवापोरेट हो गया होता है, जो कि इसके कंपेयर जो कैप शेड में, छाँव में रखा हुआ था। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग देखते हैं कि जो कपड़े होते हैं ना, वो गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर स्लोअर ऑन अ विंडी डे, क्या कपड़े जो होते हैं ना वो जल्दी सूखते हैं या फिर देर से सूखते हैं जिस दिन विंडी डे होता है, बहुत हवा बह रही होती है। इट इज़ वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन, हम सभी को पता है कि कपड़े जो है ना, जिस दिन बहुत हवा बह रही होती है उस दिन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ द एयर वाटर इवापोरेट्स फास्टर। जो एयर के जो एयर का जो मूवमेंट में इंक्रीज होता है ना, इसके कारण भी वाटर जो है ना बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो अभी तक हमने सीखा कि धूप गर्मी से भी होता है और कैसे होता है, आपका मूवमेंट ऑफ एयर जो अगर इंक्रीज हो जाता है ना तो भी इवापोरेशन फास्ट होता है। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे। और बारिश के मौसम में क्या होता है, कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। ऑन अ रेनी डे वाटर इवापोरेट स्लोली, क्योंकि बारिश के मौसम में वाटर जो है ना बहुत धीरे धीरे इवापोरेट होता है कपड़ों से। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, मतलब मोर ह्यूमिडिटी वाटर इवापोरेट स्लोली। जो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना, बारिश के मौसम में क्या होता है कि एयर में अमाउंट ऑफ वाटर खुद से ऑलरेडी ज़्यादा होता है ना। तो जिसके कारण पानी जो है ना बहुत धीरे धीरे इवापोरेट होता है ना। और गर्मी का मौसम रहने से वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है। इसके कारण जब पानी हवा में ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा तो इसके कारण इवापोरेशन जो होता है स्लो होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो हवा में जितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना उसको ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वो हम देख नहीं पाते हैं मगर, ठीक है। तो फिर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ मोर ऑन रेनी डेज। रेनी डेज में अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर होता है ना वो हवा में ज़्यादा होता है। हैंस रेनी डेज को ह्यूमिड कहा जाता है, इसलिए रेनी डेज में बहुत ह्यूमिडिटी होती है ना। इफ़ यू वांट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे, हाउ कैन यू मेक इट फास्टर। अगर आप चाहोगे कि बारिश के मौसम में भी आपके कपड़े जल्दी सूख जाए तो आप लोग क्या करोगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, बाय ड्राइंग द क्लोथ्स अंडर द फैन। हम लोग क्या करेंगे, फ़ैन के नीचे कपड़ों को डाल देंगे, ऊपर फ़ैन चला देंगे, जिससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर ज़्यादा होगा और हमारे कपड़ों से जल्दी पानी जो है ना वो इवापोरेट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बाय ड्राइंग क्लोथ्स इन अ वार्म इंडोर स्पेस यूजिंग रूम हीटर। मान लो आप लोगों ने क्या किया कि रूम में हीटर ऑन कर दिया, जिससे आपका रूम जो है ना वो गर्म हो गया, और उसके बाद आप अब कपड़ों को डाल दो सूखने के लिए अच्छे से, तो वो जल्दी सूख जाएंगे, गर्मी से जल्दी पानी इवोपोरेट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके रूम में जो ह्यूमिडिटी है उसको, जो रूम डिफायर मिलते हैं ना उससे आपको उसको ह्यूमिडिफाई कर सकते हो, मतलब ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हो, ठीक है। इससे भी हम कपड़े जल्दी सुखा सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तक आपने अभी तक क्या समझा कि जो वाटर का इवोपोरेशन होता है वो किन किन कंडीशंस में ज़्यादा या तो कम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट, आवीज मदर परचेज्ड अ न्यू मटका। आवी की माँ ने एक नया मटका खरीदा टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। स्टेनलेस स्टील का पॉट हटा के उन्होंने क्या किया, एक मटका खरीदा, मिट्टी का बर्तन, जिसमें वो पानी स्टोर करने के लिए। जब आवी स्कूल से आई तो उसने नोटिस किया ये अर्दन पॉट, फिर उसमें से उसने पानी निकाल के पी लिया। आवी ने ये एक्सपीरियंस किया कि उस बहुत सरप्राइज हो गई कि व्हाई इज़ द वाटर इन द अर्दन पॉट सो कोल्ड, ये अर्दन पॉट का पानी इतना ठंडा क्यों है। उसने तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, स्टेनलेस स्टील के पॉट से वो इतने दिनों से पानी पीती रही मगर उसका पानी तो इतना ठंडा कभी फील नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न, आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या हो सकता है। वाटर सिप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट। पॉट जो होता है ना उसका, उससे वाटर जो होता है ना सिप करता है, मतलब पॉट में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, उससे पानी बाहर की ओर थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं। मान लो ये पॉट है, सपोज यहाँ मान लो पानी रखा हुआ है, इसमें से थोड़े थोड़े पानी इसके आउटर सरफेस में आते रहते हैं और ये पानी जो होता है ना क्या होता है, ये इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, जब ये पानी मान लो ऐसे इवापोरेट होता है तो यहाँ पे जो सरफेस का जो पानी इवापोरेट होने के कारण साइड का ठंडा हवा जो यहाँ पे जाकर टकराता है ना, जिसके कारण ये सरफेस जो होता है ना ठंडा हुआ रहता है। इसके कारण ये सरफेस ठंडा होने से क्या होता है, इसके अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, देखो व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट। अदर दूसरे एग्जाम्पल्स क्या है कूलिंग इफेक्ट के, जैसे स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर और द रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट अनदर एग्जाम्पल। गर्मियों के मौसम हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर पे पानी छीट देते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं या फिर रूफ में पानी ढाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रूफ में पानी डालने से क्या होता है, रूफ का जो गर्माहट रहता है, सरफेस का जो गर्माहट रहता है वो पानी के साथ भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। फिर वो जो सरफेस रहता है ना, उस सरफेस पे क्या होता है, बाहर से ठंडा हवा आके टकराने के कारण वो रूफ जो होता है ना वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी कूलिंग के एग्जाम्पल्स है, कुछ कूलिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो ये क्या सोच रही है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड Now I can understand why we feel cooler if we sat under a fan. The wind helps the sweat to evaporate and cool us. तो उसने बोला कि हाँ, जब हम लोग फ़ैन के नीचे बैठते हैं, अब मुझे समझ में आया कि जब हम लोग फ़ैन के नीचे बैठते हैं हमें क्यों कूल फील होता है, क्योंकि हमारा जो पसीना होता है ना वो जल्दी से फ़ैन की हवा से इवापोरेट हो जाता है और इसके कारण, इवापोरेशन के कारण हमारा शरीर जो है ना वो कूल फील करता है। देखो, हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइज़र ऑन योर हैंड्स। जब आप सैनिटाइज़र को अपने हाथों में रब करते हो आप कैसा फील करते हो। वी फील कूल, हमें ठंडा फील होता है व्हेन वी रब सैनिटाइज़र ऑन आवर हैंड्स बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि इट इवापोरेट्स क्विकली, क्योंकि बहुत ही जल्दी इवापोरेट हो जाता है। एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर स्किन, हमारे हाथों में जो हीट होता है ना उसको भी एब्जॉर्ब करके मतलब एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट हो जाता है और इसके कारण हमारे हाथों में बहुत कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, हमें हाथ में ठंडा फील होता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 टू ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट। को जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे 8.9। तो यहाँ क्या करना है, टेक टू अर्दन पॉट्स लेने हैं आपको, है ना, मटका लेना है मिट्टी का, डिफरेंट अलग अलग साइजेस के। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विथ अ लेयर ऑफ सैंड। तो 2 लेने हैं आपको, ठीक है, एक बड़ा लेना है। बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट, जो बड़ा वाला पॉट है इसमें आपको यहाँ पे मिट्टी भर देना है, ठीक है, नीचे में सैंड भर लेना है। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर। फिर छोटा वाला पॉट है ना इसको यहाँ पे डालना है। फिर फिल द गैप बिटवीन द पॉट्स विथ मोर सैंड। फिर यहाँ जो गैप बच गया ना यहाँ पे आपको फिर से सैंड पुट कर देना है। पोर वाटर इन द सैंड। फिर यहाँ पे आपको पानी डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पानी डाल देना है। फिर क्या करना है, देखो इस तरह से यहाँ पे तो इमेज दिया गया ना आप लोग का, इस तरह से वो बन जाएगा। ये सैंड है, यहाँ पे आपको पानी डालना है इस एरिया में। प्लेस अ लीड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट। और ये जो स्मॉलर पॉट था ना इसको आपको ढकना है, किससे, एक ढक्कन से, है ना, या फिर बस्ते होते हैं ना, बोरी, बोरी कहते हैं, उसको आपको भिगा लेना है। फिर उससे उसको इस पार्ट को ढक देना है। यू कैन ऑल्सो मेक द ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज़ रेडी। इसको कहते हैं पॉट इन पॉट कूलर, ठीक है। अगर ये रेडी हो जाएगा आप इसका एक ड्राइंग भी बना के रख ले सकते हो। अलाउ 4-5 आवर्स फॉर अ मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। इसको आपको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है, इसमें कोई अभी सामान नहीं रखना है। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मैनी कंडीशंस। टाइम्स आपको ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट। आपको डिस्कस कर, आप देखोगे कि पॉट के अंदर में ना बहुत ठंडा फील होगा। अब जो स्मॉलर पॉट जो था ना उसमें अगर आप हाथ डालोगे ना आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा।
Keep some vegetables and fruits in it and observe for a week on a daily basis to check for the freshness of the vegetables and fruits kept inside the cooler. आपको क्या करना है, ये पॉट कूलर में आपको कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख के आपको 1 वीक तक ऑब्जर्व करना है ये कितना फ्रेश रहता है कि नहीं. यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट. और अब जो सैंड पार्ट था ना उसमें आपको रेगुलरली पानी डालना ताकि वो भीगा रहे. फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट. कितने समय तक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम लोग उसमें फ्रेश रख सकते हैं ये आपको नोटिस करना है. व्हाट आर द कंडीशंस विच कैन इफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज. और किन कंडीशंस से ये नंबर ऑफ डेज इफेक्ट होते हैं कि इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है. व्हाट एल्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सैंड की जगह कूल करने के लिए और हम लोग क्या यूज़ कर सकते थे. देखो, यू मे फील फैमिलियर विद द यूनिक क्ले पॉट विच इज़ कॉल्ड सुराही. ये जो यहाँ पे साइड में इमेज दिया गया ना ये एक सुराही है ना. इन समर सुराही यूज़ किया जाता है पानी पीने के लिए. इसमें हम लोग पानी रखते हैं ताकि वो पानी ठंडा रहे. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन. तो क्लाउड्स जो बादल होते हैं ना उससे बारिश कैसे होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे. तो कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवापोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस. हाउ डज दिस हैपन. ये कैसे होता है. जो पानी जो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है नदियों से है ना वो इवापोरेटेड वाटर है. वो कंडेंसेशन प्रोसेस से ही वो क्या होता है कि वो फिर से वाटर में चेंज होके हमारी पृथ्वी पे फिर से वापस आ जाता है. तो उसमें क्या होता है देखो, वेयर एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर. जब नदियों से ओशन से जब वाटर जो है ना वो भाप बन के ऊपर जाते रहते हैं, जितना ऊपर जाते हैं वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होते जाते हैं है ना. फिर एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल्ड दैट द वाटर वेपर इन इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स. कुछ ऊपर जाने के बाद में वो वाटर वेपर जो होता है ना इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो फिर से ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं. फिर विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स. जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें जाके वो जम जाते हैं धीरे धीरे. वाटर ड्रॉपलेट्स मान लो ऐसे करके कुछ डस्ट पार्टिकल्स है और मान लो ऐसे करके कुछ डस्ट पार्टिकल्स है और ये जो ऐसे करके वेपर जा रहे हैं वो इसमें धीरे धीरे करके ड्रॉपलेट्स ऐसे जमना स्टार्ट कर देते हैं. जब ये बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना तो जम जाते हैं. फिर many droplets join together to form bigger droplets of water. Some drops get so heavy that they start falling. फिर ऐसे ऐसे ड्रॉप्स आते रहते क्या होता है बहुत सारे ड्रॉप्स जम जाने से कुछ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स जॉइन होकर बिगर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. इस तरह से बनने जाते हैं. फिर ये सब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि इतना भारी हो जाते हैं वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते. फिर वो सब बारिश बन के नीचे गिर जाते हैं. दिस फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारे पृथ्वी पे गिरते हैं ना उसको ही हम लोग रेन कहते हैं. ठीक है, व्हाट वी कॉल रेन. फिर आगे देखो, अंडर द स्पेशल कंडीशंस इट माइट आल्सो फॉल एज हेल और स्नो. किसी किसी स्पेशल कंडीशन में बहुत ज़्यादा ठंडी होने से क्या होता है हेल गिरता है, मतलब ओले गिरता है, मतलब ना पत्थर गिर रहे हैं आसमान से, आइस के टुकड़े जैसे है ना, और स्नो भी गिरते हैं. ये सारे रेन के ही अलग अलग फॉर्म है. आवी एन्जॉयज द रेन एंड क्रिएट्स अ पोएम. यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इन योर क्लास. तो आवी ने एक पोएम लिखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइन्स लिख दिया, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना. तो एक्टिविटी 8.10 देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेट्स द रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. तो डस्ट पार्टिकल्स का क्या रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में. देखो, लेट अस एंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी है ये. Take an empty discarded 1 liter bottle, plastic bottle, pour about 1 cup of water into it. आपको एक खाली बोतल लेना है, उसमें 1 कप ऑफ वाटर पानी डाल देना. ठीक है, इस पे जैसे इमेज में मैंने दिखाया गया है. ठीक है, क्लोज द लिड टाइटली. आपको इसका ढक्कन को टाइटली क्लोज कर देना है. नाउ क्विक स्क्वीज एंड रिलीज द बॉटल कॉन्टिन्यूसली फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स. आपको इस बॉटल को स्क्वीज करना है, फिर से रिलीज करना है, फिर से स्क्वीज करना है, मतलब चपटा कर देना है, फिर से रिलीज करना है. ऐसा आपको 2-3 बार मिनट करना है. ठीक है, ऑब्जर्व द स्पेस बिटवीन द वाटर इन द बॉटल. आप देखोगे कि बॉटल के अंदर में कितना स्पेस है ना. पानी तो डाला ही हुआ था पहले से. रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग. और इसी सेम एक्टिविटी को आपको क्या करना है, कब करना है, देखो उसमें आपको डालना है अ स्मॉल बर्न न्यूज़पेपर का टुकड़ा. आपको इस बॉटल के अंदर में वो जो कैप खोल के फिर उसमें डाल देना आपको अंदर में. ठीक है, फिर जला हुआ पेपर का टुकड़ा, मतलब मान लो पेपर का टुकड़े को जलाया और उसको आप इसके अंदर डाल दो तो क्या होगा. व्हाट विल यू ऑब्जर्व. इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस क्लाउड्स अबव द वाटर इन द बॉटल. आप देखोगे कि जो पेपर का टुकड़ा था ना उसमें से जो ये निकलते रहता है ना, स्मोक्स निकलते रहता है ना, वो इस तरह से क्लाउड्स जैसे यहाँ पे बॉटल के अंदर यहाँ भी फॉर्म हो जाएंगे और यहाँ भी इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, है ना.
तो अबाउट द वाटर इन द बॉटल, द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अ स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स। तो ये जो न्यूज़पेपर बर्न हो रहा होता है ना, इससे कुछ डस्ट पार्टिकल्स, इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं असल में, है ना। इसके ऊपर ही above the water in the bottle, the burnt newspaper provides very small invisible dust which water vapor condenses and forms the cloud। और यही जो इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो ये वेपर ही गर्मी से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाके इन्हीं पार्टिकल्स में जाके चिपक जाते हैं। पानी जो वाटर वेपर बन के इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स में जाके चिपक जाते हैं। फिर जो ये क्लाउड फॉर्म कर देते हैं। ये एक छोटा लेवल में हम यहाँ पे दिखाया गया। तो सेम यही चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में होता है, वो बिग लेवल पे होता है, ठीक है। हमारे एयर में जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स नहीं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना आसमान में ऊपर, उसमें जाके जो ये जो भाप है ना ऊपर जाके उसमें चिपक जाते हैं। और उसमें चिपकते चिपकते क्या होता है, वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। फिर स्मॉल ड्रॉपलेट्स ज्वाइन होकर वो बड़े बड़े ड्रॉप में बन के फिर वो रेन की तरह नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.11 टू प्रेजेंट आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ वाटर चेंजेस इन स्टेट्स एंड इट्स मूवमेंट। तो ये हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे, किस तरह से पानी अपना स्टेट चेंज करता है और अपना मूवमेंट भी चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे नदियों में पानी है ना, या ओशन से मान लो नदी है कुछ भी, या इसका पानी इवापोरेट होके ऊपर जा रहा है ना, रेन। और यहाँ पे बारिश होके कंडेंस होके बारिश हो रहा है। और यहाँ पे कंडेंसेशन है। यहाँ पे ये जो बादल है ना, असल में ये डस्ट पार्टिकल्स है जिनमें पानी के ड्रॉपलेट्स ऐसे जमते 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 ये क्लाउड्स फॉर्म कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी बारिश हो रहा है आपका, और ये माउंटेन है, यहाँ पे स्नो दिखाया गया है, आइस आपका, ये पानी जो है ना वो सॉलिड स्टेट में है यहाँ पे, है ना। ये रिवर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लाउड्स है। बस यहाँ पे यही दिखाना था। आगे देखते हैं। देखो, वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सरफेस इवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न्स एज रेन। पानी जो होता है ना हमारे अर्थ सरफेस पे वेपर के थ्रू ऊपर जाते हैं, वेपर बन के आकाश में उड़ जाते हैं, फिर वो कंडेंस होके फिर से रेन की तरह या फिर हेल स्नो की तरह फिर से हमारे बैक आ जाते हैं। तो इसी ये जो सर्कुलेट होता है ना, पानी एक बार भाप भर के ऊपर जाना फिर बारिश होकर नीचे आना, ऐसे सर्कुलेशन होता है ना, इसको ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर available on the earth is fit for use by plants, animals and humans। वैसे तो बोलते हैं कि पानी सब जगह हमारा 1/3 पानी है, मगर 1/3 पानी हमारा फिट नहीं है यूज़ के लिए। ओनली 1% ही पानी जो है ना, हमारा 100% अगर पानी को माने तो उसका 1% ही फ्रेश वाटर होता है, जो हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के यूज़ के लिए है। बाकी सारा तो समुद्र के पानी होते हैं जो कि सेलाइन होते हैं, और बहुत सारे स्नो कैप्स में है जो कोई यूज़ का नहीं आता है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशंस में है एंड इट कैनॉट बी यूज डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए हमें पानी चाहिए होता है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रहा है कि नहीं। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर कॉजेज इज शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे इंक्रीज डिमांड हो रहा है पानी का, इसके कारण पानी का शॉर्टेज भी हो रहा है वर्ल्ड में। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली। हमें वाटर को वाइजली यूज़ करना चाहिए और हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। हमें वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूशन से फ्री रखना चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन चैप्टर नेचर ट्रेजर। जो आपका आगे का चैप्टर है ना, इसमें हम लोग और भी अच्छे से सीखेंगे इसके बारे में। तो की वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ख़त्म होने से चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कीवर्ड्स भी एक साथ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखो, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारा डेफिनेशंस दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट को कहते हैं कंडेंसेशन। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन वाटर टू वाटर वेपर, है ना। फिर आपका सब्सटेंसेस, गैस क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो कि ना कि सॉलिड है ना कि लिक्विड है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। इस तरह से लिक्विड क्या होता है, अ स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट है जो कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है और फ्लो कर सकते हैं। मेल्टिंग का मतलब कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट को जब कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड क्या है, अ स्टेट ऑफ मैटर विच है फिक्स शेप होता है और वो फ्लो नहीं करता है। वाटर साइकिल क्या होता है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर में जो वाटर सर्कुलेट करता है उसको वाटर साइकिल कहते हैं। और वाटर वेपर जो क्या होता है, पानी का गैसियस स्टेट होता है, ठीक है।
और इधर भी अगर आप लोग को चाहिए होगा, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, आप लोग इन सबको अच्छे से एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन अगर आएगा, इन्वेस्टिगेट, ऑब्जर्व, प्रेडिक्ट, इन सब का आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेट, ऑब्जर्व, प्रेडिक्ट, क्वेश्चन, रीज़न, रिकॉर्ड, इन सब के डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर लेना। इसका जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके ये चैप्टर पूरा अच्छे से फिनिश कर देंगे। ठीक है, आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।